है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है एनपीओ, और एनपीओ में ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए बोली जाती है। तो ये वीडियो एंड तक देखना। हो सकता है तो वीडियो लेंदी हो, क्योंकि हर एक वीडियो मेरी लेंदी इसलिए होती है कि मैं उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं सीधा अपना टॉपिक पे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th और 12th का अकाउंटेंसी का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने अपलोड किया था और इस साल 21-22 न्यू सेशन भी मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। दूसरा आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के भी लेक्चर्स लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। ठीक है, तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। देखो इसके अंदर टोटल 16 आइटम्स दे रखे हैं, जिसका एडजस्टमेंट्स आपको इस चैप्टर में सिखाया गया है। ये 16 आइटम को मैंने हर एक वीडियो सेपरेट बनाया है। टोटल मैंने 7 लेक्चर अपलोड किए हैं, 1 to 7 लेक्चर मैंने अपलोड किया है, जिसमें आपको मैंने हर एक, किसी में 2 एडजस्टमेंट समझाया, किसी में 4 समझाया, किसी में 1 समझाया। मैंने जो जैसा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने 7 लेक्चर में ये टोटल 15-16 एडजस्टमेंट जितने भी हैं इस चैप्टर में सबको मैंने समझा दिया है। और साथ ही हर वीडियो मैंने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेपरेटली कराने की कोशिश भी की है। तो आई होप आपने सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आएगा। तो अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम टू सेम एज अ P&L है। अगर आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज़ सेम वही है। हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने क्लास 11th में P&L बनाया था, यस सर बनाया था। बताओ मुझे P&L अकाउंट जो होता है रियल होता है नॉमिनल होता है, क्या होता है? सर ये P&L अकाउंट होता है नॉमिनल, क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंसेस की एंट्री की जाती है। यहाँ भी देखो सेम चीज़ वही लिखी हुई है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल होता है। दूसरा मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस बेसिस अकाउंटिंग पे बनता है, यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे? सर ये बनता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो एज इट इज वो भी है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरी चीज, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से इनकम एक्सपेंडिचर को शो किए जाते हैं? सारे तरह के इनकम एक्सपेंडिचर को या सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? तो सर इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस कह लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो, और इस साइड सिर्फ रेवेन्यू इनकम यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ही शो किए जाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स को शो नहीं किए जाते हैं। तो सेम इसमें भी वही है, सेम टू सेम। इट्स शो ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू इनकम यानी रेवेन्यू इनकम होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा वही शो किए जाएंगे, और डेबिट साइड सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर शो नहीं किया जाएगा। तो अब मुझे बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में क्या डिफरेंस है? सर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम चेंज है। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बोल दिया गया है, एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाता है, और पीओ के केस में उसी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। यानी जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें P&L बोला जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के काम नहीं करती उस केस में उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाता है। और भी सारी डिटेल मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसी 3 पॉइंट को आप ध्यान रखो, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे, जो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे उसको आप इनकम साइड लिखते जाओ, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे। अब सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा था देखो यहाँ भी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये रहा, बोल तो रहा हूँ कि एक एक टॉपिक आपको इसमें समझना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये रहा, इसको आप इस साइड लिख दो। और जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देखो एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको आप इस साइड लिख दो और आपका P&L अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो यहाँ समझाया मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस जो कहना कह लो। क्लियर है ना? तो आपको बस इसका करना है और कुछ नहीं। दूसरी बात कि सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? आप सबको पता होगा, फिर भी समझाता हूँ। देखो शॉर्ट में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड करेगा, और दूसरा ये सिर्फ करंट ईयर को रिकॉर्ड करेगा, यानी करंट ईयर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। करंट ईयर के बेस पे जो भी इसका एक्सपेंस होगा ये एक्सपेंस साइड शो कर देगा, जो भी इसका रेवेन्यू होगा करंट ईयर के बेस पे रेवेन्यू साइड शो कर देगा। इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि सर ये रिसीव हुआ है रिसीव नहीं हुआ। सपोज हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव
रिसीव हुआ था, हम सपोज 21-22 का अकाउंट बना रहे थे और सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था मेरे पास 1 लाख रुपीज़, और करंट ईयर का ही इसी साल का ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000 रुपीज़। तो टोटल मेरा इनकम कितना है? तो सर एज पर कैश बेसिस देखा जाए तो 1 लाख ही इनकम है, लेकिन एज पर एक्रूअल बेसिस देखा जाए तो 1,20,000 है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है, और दूसरी बात ये सिर्फ करंट ईयर को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में आएगा सब्सक्रिप्शन के तौर पे 1,20,000। अगर इसमें से सपोज 120 में से हमारे पास 5,000 एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का है, तो एक्रूअल कहता है माइनस कर दो, यानी करंट ईयर का इनकम कितना आएगा? 1,15,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,15,000 रुपये। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब यही है कि आपको सर क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना है, प्लस सिर्फ करंट ईयर बेसिस पे चलना है, यानी जो इनकम करंट ईयर के हैं उसी को इनकम साइड शो करना है, और जो एक्सपेंस करंट ईयर के हैं उसी को हमने एक्सपेंस साइड शो करना है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है आप सबको पता है कि जैसे ऐसा कोई एक्सपेंस जो रेवेन्यू के लिए खर्च किया जाए वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, यानी रेवेन्यू जनरेशन के लिए खर्च किया जाए, और जो उससे इनकम मेरे को रिसीव होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। लेकिन सर ये तो एनपीयू है, इस केस में रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ सेल तो करेंगे नहीं, इसीलिए मैंने ये सारे समझाने की कोशिश की थी। देखो फिर से एक बार रफली समझाया तुम, एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। अब सर क्यों? क्योंकि वो मैंने वीडियो में समझाई है, प्लीज़ एक बार उसे देख लेना। लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, ये हमारा इनकम में नहीं जाएगा। स्पेशल रिसिप्ट में जो चीज़ें बच जाती है, स्पेशल रिसिप्ट क्या होता है? किसी स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ पैसे मिलते हैं डोनेशन के तौर पे, तो मेरा स्पेशल रिसिप्ट होता है। तो उस स्पेशल ओकेजन करने के बाद अगर कुछ रेवेन्यू बचती है तो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा, इनकम में जाएगा। डोनेशन दो तरह का होता है, जनरल स्पेसिफिक। जनरल मेरा इनकम है, बाकी स्पेसिफिक मेरी लाइबिलिटी है। लेगेसी भी सेम हुई है, जनरल लेगेसी भी सेम टाइप की स्पेसिफिक होती है और जनरल होती है, सेम डोनेशन जैसे। अगर मेरी जनरल है तो इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा, और अगर मेरा स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी में जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट भी सेम ऐसी होता है, स्पेसिफिक और जनरल। देखो ये सारी चीज़ें मैंने पहले की वीडियोज़ में समझा रखी, तो प्लीज़ एक बार आप वो सारी वीडियोज़ देख लेना, सब कुछ क्लियर। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है ना। सपोज हमने कुछ बिल्डिंग परचेज की था, बताओ मुझे बिल्डिंग परचेज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सिंपल सी बात है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्डिंग परचेज यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। सर हमने रेंट दिया, रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे आएगा। हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, इनकम है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा। सर हमने डोनेशन रिसीव किया है बिल्डिंग के लिए, ये रेवेन्यू रिसिप्ट से नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ नहीं है। मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले क्यों नहीं करा? पहले मैंने आपको ये टॉपिक सारे क्यों कराया? क्योंकि पहले ये टॉपिक आपको आता होगा तभी इनकम एक्सपेंडिचर आऊँगा। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म हो गया 2 मिनट में। 3 चीज़ें मुझे आपको समझानी थी कि सर ये नॉमिनल है तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंड की एंट्री होगी, इनकम एक्सपेंडिचर की एंट्री होगी। दूसरा एक्रूअल पे होगी, एक्रूअल बेसिस आपको पता है सिंपल सा निकालना आता है। और तीसरा मुझे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही शो करना है, इसके अलावा कोई भी शो नहीं करना। सपोज मैंने सेल कर दिया किसी फिक्स एसेट को और वहाँ से मेरे को गेन हो गया, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सर अगर हमें लॉस हो गया तो लॉस साइड आएगा। सर हमने बिल्डिंग परचेज किया तो नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये नहीं आएगा। तो बस आपको यही सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सारी चीज़ें लिखने के बाद इस साइड आप क्या करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखोगे, इस साइड रेवेन्यू रिसिप्ट लिखोगे, और इसको आप क्या कर दोगे, टोटल। अगर इस साइड प्रॉफिट आता, सपोज यहाँ पे टोटल आ गया 1 लाख रुपए एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हमने लिख लिया 1 लाख रुपए, और इस टोटल कितना है 80,000 रुपये। तो जो यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट आया है इसको हम बोलते हैं एनपीओ के केस में सरप्लस। इसको हम प्रॉफिट नहीं सरप्लस बोलते हैं। अगर सर लॉस आ गया, सपोज यहाँ पे लॉस आ गया 15,000, बस सपोज कर रहा हूँ, दोनों साइड नहीं आएगा, या तो सरप्लस ही आएगा लॉस आएगा, तो लॉस को हम एनपीओ में बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? लॉस में एनसीओ को बोलते हैं हम, एनपीओ केस में लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। सिंपल सी बात है, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बस खत्म हो गया। देखो अब हम कितना भी समझा लूँ आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करोगे। तो मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। आ जाओ फटाफट। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। रीड करते हैं फटाफट क्या कह रहा है। कह रहा है रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट आपको दिया है स्पोर्ट्स क्लब 31 मार्च 2020 का। अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये मैंने टीएस ग्रेवाल से लिया है, आप किसी भी बुक से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आप टीएस ग्रेवाल रीड करो, डीके गोयल लो, एनसीईआरटी लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल मैंने टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन अच्छा है, देख लो। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वैसे बुक है टीएस ग्रेवाल का, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखो रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, और
क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिए हुए हैं और आपके इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें सबसे पहले अगर हम बनाते हैं क्लास 11th ही याद करते हैं, उसके हिसाब से हम चलेंगे, क्लास 11th के हिसाब से ही चलेंगे। देखो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, और बनाना है बैलेंस शीट। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने समझा दिया, लेकिन बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो देखो बैलेंस शीट करंट ईयर का बनाने के लिए अब जब भी बैलेंस शीट बनाते हो तो इस साइड आप लिखते हो लायबिलिटी और यहाँ लिखते हो एसेट्स, और यहाँ पे आप जो लिखते हो वो लिखते हो कैपिटल। लेकिन एनपीओ के केस में उसी कैपिटल को हम बोल देते हैं कैपिटल फंड, बस कुछ भी चेंज नहीं है, कैपिटल फंड है। उसके बाद नॉर्मल केस में लिखते हो कैपिटल, ये किस केस में, पीओ के केस में जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, और एनपीओ केस में कैपिटल फंड। नॉर्मल केस में आप यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करते हो, ऐड नेट प्रॉफिट, और इस केस में यहाँ पे करते हो ऐड सरप्लस, प्रॉफिट को ही हमने सरप्लस बोला हुआ है। नॉर्मल केस में आप लेस करते हो लॉस को, और यहाँ पे आप कर देते हो लेस डेफिसिट को। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी एसेट्स वही है जो पहले होती थी, बाकी लायबिलिटीज वही है जो पहले होती थी। ठीक है ना। अब पॉइंट ये है मेरा कि सर पहले हमारे पास 11th क्लास में यहाँ पे कैपिटल दिया होता था, यानी ट्रायल बैलेंस लिया होता था या कैपिटल नॉर्मल दिया होता था, वहाँ से हम कैपिटल यहाँ पे लिख देते थे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। तो यहाँ भी अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, पहले कैपिटल फंड चाहिए, तभी तो उसमें सरप्लस को ऐड करेंगे या डेफिसिट को लॉस करेंगे। तो कैपिटल तो पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं कहीं है। देखो एनपीओ का दो टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, या तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आपके सामने है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा जो इससे थोड़ा सा इजी होगा, जिसमें आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी होगी। तो सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्यों दी होगी? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट इसलिए दी होगी ताकि आप कैपिटल फंड वहाँ से उठा सको। देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होनी चाहिए मेरे पास ना, लास्ट ईयर की अगर मेरे पास बैलेंस शीट होता तो मैं वहाँ से कैपिटल फंड ले लेता। फिलहाल इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो अब क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन में हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बस जिस क्वेश्चन में दिया है उसमें बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो 2 मिनट में बना लो। अब मैं देखो लास्ट ईयर की सबसे पहले बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो अगर हम इसका आंसर करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना वर्किंग नोट में, अगर आपके पास बैलेंस शीट लास्ट ईयर की नहीं दी है तो। ठीक है, मैं रफली बनाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप बैलेंस शीट, ये कब का है, एज एट 31 मार्च 2019, पिछले साल का क्लोजिंग तो इस सेल का ओपनिंग था 1 अप्रैल 2019। इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो इस साल का हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस साइड क्या होती थी, लायबिलिटीज, और यहाँ पे क्या होता है, आप देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखना है, मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ फटाफट। देखो अब हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे, आपका लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया होगा उससे से आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च इज 1200 रुपये, यानी पिछले साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, 1200 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, तो सर ये हमारे लिए है एसेट्स। तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखो, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है मेरे पास, 1200। उसके बाद क्या, 23 और 31 मार्च 2020, ये तो करंट ईयर का है, इसको हम बाद में देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड स्टम्प, देखो पोस्टेज एंड स्टम्प वैसे तो एक्सपेंस माना जाता है, लेकिन अगर उसका कोई स्टॉक्स है मेरे पास तो फिर वो कंज्यूमेबल आइटम की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, सेम ऐसे ट्रीट किया जाएगा। देखो उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला है, उसके भी 3-4 क्वेश्चन करवाए थे। तो ये लास्ट ईयर का स्टॉक है, ठीक है ना। तो ये लास्ट ईयर का एसेट्स है, और जो करंट ईयर का स्टॉक है करंट ईयर का एसेट्स है। लास्ट ईयर का स्टॉक कितना है मेरे पास, 300। ठीक है, उसके बाद लिखा क्लोजिंग स्टॉक, ये करंट में जाएगा। रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल का क्या था, आउटस्टैंडिंग था, स्टिल अनपेड। पिछले साल का क्या था हमारे पास, 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट था, जो अभी भी अनपेड है। तो लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग में जाएगा और इस साल भी आउटस्टैंडिंग में जाएगा। क्या लिखा है, रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, $1500 एंड 1500 स्टिल अनपेड, और 1500 अभी भी अनपेड है। ठीक है भाई। ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब और फर्नीचर
पिछले साल 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास कितना था हमारे पास, 15,000 रुपये का फर्नीचर था, यानी ये लास्ट ईयर से आया हुआ चल के, तो हमारे पास फर्नीचर कितना था लास्ट ईयर, 15,000 का था। देखो हम क्या कर रहे हैं, जनरली लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हम बना रहे हैं एज्यूम करके क्या क्या उनके पास चीज़ें थी। फर्नीचर वैल्यूड ऑन 2,22,000 सॉरी 22,531 मार्च, ये इसी साल है फर्नीचर, तो इस साल हमने फर्नीचर खरीदा होगा। देखो अब यहाँ से तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो लास्ट ईयर फर्नीचर कितना था, 15,000 का, और करंट ईयर में फर्नीचर कितना दिखा रहा है, 22 का। इसका मतलब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब परचेज हुआ है। लेकिन परचेज करना कितना था हमारे पास, देखो ध्यान देना, 15,000 लास्ट ईयर था, 10,000 का परचेज है, तो होना चाहिए 25 का, बट करंट ईयर में शो कितना कर रहा है, 22,500 का। तो ये 2,500 कहाँ गया, तो हो सकता है 2,500 सेल किया हो, तो सेल में तो कहीं लिखा नहीं रिसिप्ट में, इसका मतलब ये 2,500 का डेप्रिसिएशन है। तो जब हम फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। द क्लब हैज़ लोन 20,000, 20,000 का लोन था, 10% रेट था उसका, विच वॉज टेकन ऑन ईयर एंडेड, एंड पिछले साल ही लिया गया था। तो पिछले साल में एक लोन भी होगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, कितने का, 20,000 का। देखो मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लिया, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा लास्ट ईयर का आप बिल्कुल वहाँ लिख दो, और लास्ट ईयर से उससे आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होके आ जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या है, कैश। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये हमारा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की तरह होता है। यानी जो ओपनिंग कैश बैलेंस है ये लास्ट ईयर का एसेट्स है, और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो करंट ईयर कैश है। तो आपको कैश लिखना पड़ेगा क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पे आप शो करोगे कैश 2,600। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। जितना भी एसेट्स है उसमें लायबिलिटी माइनस करो, जो भी आपको बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो कैपिटल फंड हो जाएगा। अब देखो मैं इसको ऐड करता हूँ, 1,200 प्लस 300 प्लस 15,000 प्लस 2,600, टोटल आ रहा है 19,100। इधर कितना है देखो। अब इस केस में आपको कहोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे जो आपका टोटल एसेट आ रहा है वो आ रहा है 19,100, और लाइबिलिटी अगर मैं देखूँ तो लाइबिलिटी आ रहा है 21,500। तो सर इस केस में कैपिटल तो कुछ है नहीं, जीरो नेगेटिव जा रहा है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल डेफिसिट में आ सकता है, पॉसिबल है क्या सर कि कैपिटल भी माइनस में चला जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है एनपीओ में। देखो इस केस में आपका जो कैपिटल आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, डेफिसिट में आ रहा है, यानी इसको अगर मैं ऐड करूँ तो 21,500 आएगा। कितना आएगा, इसको ऐड करोगे 21,500, और इधर भी कितना है 21,500। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कैपिटल जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, डेफिसिट में आ रहा है। ठीक है, तो कितना बैलेंस यहाँ पे आएगा, तो बैलेंस आएगा आप अगर देखा जाए तो 21 माइनस 21,500, तो ये आ रहा है मेरा 2,400 का कैपिटल नेगेटिव में आ रहा है, डेफिसिट में आ रहा है। तो अब सर क्या करेंगे, तो अब हम जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, ये देखो ये मैंने करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाई है, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे कैपिटल, यहाँ पे आप 2,400 नेगेटिव में लिखोगे, फिर यहाँ पे जो भी सरप्लस आएगा उसको आप ऐड करोगे, डेफिसिट आएगा उसको लॉस करोगे। सर कैपिटल नेगेटिव में कैसे हो सकता है, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही भाई साहब, क्वेश्चन है तो कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली मुश्किल है बट क्वेश्चन में आ रहा है तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात इसका आंसर मैंने चेक कर लिया, डेफिसिट ही आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। चलो तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, तो ये हमारी क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब किसी क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होगा वो आपके लिए और इजी रहेगा, क्योंकि आपको बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी देगा तो आप बना सकते हो, आप सीख गए हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड वर्किंग नोट हमेशा में क्या होता है, हमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ हमारे पास, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। देखो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ बनानी थी लेकिन मैंने वहीं बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव। देखो हम क्या करते हैं, जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, दो चीज़ें ऐड करते हैं, दो चीज़ें लेस करते हैं। ऐड में क्या क्या आता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का एडवांस। लेस में क्या आता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और इस ईयर का एडवांस। सिंपल सी बात है। तो हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था क्वेश्चन में सर, 40,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है,
तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो देखो यहाँ पे रीड कर लेते फटाफट, कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 1200 और 23 ऑन 31 मार्च 2020, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1200 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2300। तो आप क्या कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 2300 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है 1200। ठीक है, इसको ऐड करो, इसको लेस करो। सर ये एडवांस तो कुछ दिया नहीं, तो एडवांस नहीं दिया तो आप ये लाइन नहीं लिखना। मैंने क्यों लिखा, मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये दो लाइन आप नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि नहीं दिया है। जिस क्वेश्चन में दिया उसमें लिखो, अदरवाइज मत लिखो। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ, कितना 40,000 प्लस 2300, टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 42,300, माइनस कर दो उसमें से कितना 1200, तो ये आ गया 41,100। तो ये जो जाएगा आपका इनकम साइड जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब हम सीधा आते हैं अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंट्रेंस फी, ये हमारा क्या है, इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। ठीक है, लॉ का रेंट हमारा इनकम है। लाइफ मेंबरशिप ही हमारा क्या है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट है, इनकम नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ मेंबर के, अगर मैं लाइफ हटा दूं तो मेरा इनकम बन जाएगा। ठीक है, समझाया था मैंने आप लोगों को एक एक टॉपिक वाले में। उसके बाद क्या मेरे पास प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट, ये भी हमारा क्या है, इनकम है। और सब्सक्रिप्शन भी हमारा क्या है, इनकम है। हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं फटाफट इनकम साइड और जो जहाँ है उसको मैं लिख देता हूँ। तो अब हम सीधा आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, इनकम साइड। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बाई सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन अभी मैंने कैलकुलेट किया था, तो सर सब्सक्रिप्शन आपने कैलकुलेट किया था 41,100। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 41,100। उसके बाद सेकंड मेरा क्या था, एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी मेरा इनकम है, मैंने आपको अभी समझाया था। तो ये मेरा हो गया एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी कितना है 3,200। उसके बाद हमारे पास क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन है। फंड बेस अकाउंटिंग में समझाया था मैंने ये। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है 23,000। लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम है, इसको आप यहाँ लिख दो। 1,200। लाइफ मेंबरशिप हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फी कितना है 7,000। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 3,000। एंटरटेनमेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने 3,000। और सब्सक्रिप्शन, ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अभी जो भी चीज़ हमने लिखी इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हमने कर दिया, क्लोजिंग लॉजिंग स्टॉक का था वो देखा जाएगा, रेंट का था नेक्स्ट में है। ठीक है, अब आते हैं इधर की साइड, रेंट है। अब देखना ध्यान से, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। कितना है 18,000। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको रीड करो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का हो गया। ओपनिंग स्टॉक और पोस्टेज एंड स्टॉक, पोस्टेज एंड स्टॉक में कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, उस पर एडजस्टमेंट से टिक कर दो। एंड देखो रेंट 1,500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 1,500 रुपये जो मेरा था वो क्या था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट था। ठीक है, और 1,500 रुपये स्टिल अनपेड, और करंट ईयर का भी मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपये ही है। तो आप क्या करोगे, देखो रेंट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 1,500, और लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,500। ये भी एक्सपेंस वाला टॉपिक भी मैंने वीडियो नंबर 7 में समझाया है सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो लास्ट ईयर के एक्सपेंस को माइनस करो, करंट ईयर के एक्सपेंस को ऐड कर दो। सिंपल सी बात है, आपको पता है क्लास 11 में क्या करते थे, रेंट ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करते थे प्रीपेड एक्सपेंस और ऐड करते थे प्रीवियस ईयर का एडवांस एक्सपेंस। ये करते थे ना, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो रेंट हमारा कितना है 18,000, तो आपको यहाँ पर लिखना है टू रेंट 18,000, ऐड करो
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का 1500 और लेस करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो सर आएगा तो उतना ही, हमने फिर क्यों लिखा, आपको शो करना पड़ेगा चाहे अमाउंट कुछ भी इफेक्ट ना करे। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना लिखोगे आप 1500, 1500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में है वेजेस। वेजेस हमारे लिए क्या है, तो वेजेस एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंस साइड लिख दो 7000। टू वेजेस 7000। उसके बाद हमने क्या किया, तो उसके बाद हमने ये परचेज किया बिलाट टेबल। तो देखो टेबल हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी समझाया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो बिलाट टेबल। कितने का बिलाट टेबल हमने खरीदा था, तो ये था 14,000। ठीक है। उसके बाद हमने क्या खरीदा है, तो उसके बाद सर हमने परचेज किया फर्नीचर। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी फर्नीचर था 10,000, ऑलरेडी फर्नीचर था कितने का, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में 15,000 का, प्लस हमने परचेज किया कितने का 10,000 का। टोटल फर्नीचर कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 25 का। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फर्नीचर जो हमारे पास ऑलरेडी था ओपनिंग बैलेंस 10,000, ऐड करो हमने परचेज किया है, परचेज किया 15,000, तो टोटल हो गया 25। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन देने का दो तरीका, कभी कभी रेट दिया होता है 25 का 10%, 15% और टाइम दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, ऐसा नहीं बोला, इसने बोला कि हम क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दे रहे हैं। तो फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 15 था और क्लोजिंग बैलेंस जो है फर्नीचर का 22,500 है 31 मार्च 2020 को। जो बीच का डिफरेंस है ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि हमारी हिसाब से तो 25 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ कि नहीं 25 नहीं, आपको 22,500 ही है। तो बाकी कहाँ गया डिफरेंस, तो बाकी 2,500 का डिफरेंस हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500 का। ठीक है, ऐसे ही आपको करना, बिल्कुल ईजी है, क्लास 11th का फाइनल अकाउंट समझ के करो इसको। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, 2,000 रुपये का एक्सपेंस है, हमने पेमेंट किया हुआ किसी चीज़ का, यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट 2,000 रुपये। उसके बाद हमारे लिए क्या है देखते हैं, उसके बाद है पोस्टेज। तो देखो पोस्टेज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंज्यूमेबल आइटम की तरह, समझाया था कंज्यूमेबल आइटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छे समझाया था। ये लो आप समझ सकते हो, वर्किंग नोट 3 दे दो, अदरवाइज इससे इतना समझ को ज़रूरत नहीं इतना बड़ा लिखने का। देखो हमारे पास सब्सक्रिप्शन का हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टम्प्स, पोस्टेज एंड स्टम्प कितना था 300। तो 300 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, हमने और परचेज कितना किया 1,000 रुपये का, तो टोटल कितना होना चाहिए मेरे पास, और टोटल होना चाहिए 1,300 रुपये का। ठीक है जी, क्लियर है हमारे पास। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सिर्फ 200 रुपये का। तो कंज्यूम कितना हो गया, कितना यूज हो गया, तो यूज हो गया सर 1,100 रुपये का। 300 था, 1,000 का खरीदा, 1,300 होना चाहिए, 200 बचा हुआ था, 1,100 कहाँ गया, तो 1,100 कंज्यूम, कंज्यूम हो गया तो क्या मेरा, ये मेरा जो जाएगा ये जाएगा टू कंजम्पशन यानी टू पोस्टेज एंड स्टम्प जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा एक्सपेंडिचर साइड। 200 जो बैलेंस है स्टॉक है ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करो सिंपली, यहाँ पे टू पोस्टेज एंड स्टम्प 1,100 रुपये, और जो आपकी बैलेंस शीट में लिखनी है यहाँ पे पोस्टेज एंड स्टम्प 200 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, सैलरी, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं देख लेते एक बार, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा इतना मेहनत। हमारे पास सब्सक्रिप्शन का था, हो गया, ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,500, ये किसका था, रेंट का था। ठीक है, फर्नीचर वाला भी हो गया, और एक लोन का है, लोन का देखेंगे। ठीक है, यानी सैलरी का हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा 24,000। हमने यहाँ पे लिखना है टू सैलरी,
24,000, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें एक चीज़ और रिमेनिंग रह गई है। देखो हमने जो लोन लिया था कि कब लिया था, और लास्ट ईयर में लिया था, तो करंट ईयर में पूरा इंटरेस्ट जाना चाहिए था। पूरा इंटरेस्ट कितना, तो 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000, और हमने पेमेंट भी कितना किया 2,000। तो कभी कभी होता है कि अगर यहाँ पे 1,000 होता तो हमें क्या करना पड़ता, 1,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शो करना पड़ता। इनकम एक्सपेंडिचर में 2,000 ही आता, लेकिन 1,000 लाइबिलिटी में भी दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने पेमेंट पूरा पूरा कर दिया है। तो अगर ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीज़ें देखो, ध्यान रखा करो कितना पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट होना चाहिए था। या इन्वेस्टमेंट हो तो कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए था। जो मिल गया वो इनकम, जो नहीं मिला वो भी इनकम, लेकिन जो नहीं मिला वो इनकम में भी जाएगा और एसेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके भी जाएगा। तो इस बात का ध्यान रख करो। दूसरी चीज़ है क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एसेट्स है। वो एसेट में जाएगा कितना 2,300। तो इसको मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 2,300, ठीक है। तो मेरे हिसाब से और कुछ रिमेनिंग तो शायद नहीं रहा। एक बार हम टोटल करते हैं, कुछ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। देखो तो दोस्तों यहाँ भी डेफिसिट ही आ रहा है, मुझे लगा सरप्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या आया, डेफिसिट निकल के आया। इसका जो टोटल आ रहा है एक्सपेंस साइड का, वो आ रहा है 56,600, ठीक है। तो मुझे इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, 56,600 ही लिखना पड़ेगा। 56,600, 48,500 था, 56,600। अगर मैं माइनस करता हूँ 48,500, तो डेफिसिट निकल के आया मेरा। तो डेफिसिट आएगा, इधर साइड लिखा जाएगा 6,100 का, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में आप देखो, ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट में लॉस था, उसके बाद भी डेफिसिट आ रहा था। अब अगर चाहो तो यहाँ पे आप लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिसिट लेस करूँगा कितना, तो सर लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऐड, क्यों, क्योंकि लॉस था, ठीक है ना। 2,400 का ऑलरेडी लेस था, यहाँ पे डेफिसिट आया तो ये और लेस हो जाएगा। डेफिसिट कितना है 61 का, तो टोटल जो आएगा ये 8,500 नेगेटिव में आएगा। तो आपको पता है कि जब बैलेंस नेगेटिव में आता है, यानी लॉस आता है, तो लॉस को आप एसेट साइड लिख सकते हो। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट को आप लायबिलिटी साइड लिखते हो। और लॉस का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो आप लॉस को यहाँ पे 8,500 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें छूट गई, हम लिखा फटाफट कर देते हैं। देखो दोस्त, पहली बात हमने जो यहाँ पे किया था, ओपनिंग कैश को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा था, क्लोजिंग कैश को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे। दूसरा ये कि हमने अब तक सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमने सबका एडजस्टमेंट कर दिया। सब्सक्रिप्शन कैपिटल फंड लिख ही दिया, सब्सक्रिप्शन का कर दिया, स्टॉक का कर दिया, फर्नीचर कर दिया, कैश हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट का भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया, लेकिन इस लोन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट ईयर का एसेट और लास्ट ईयर की लाइबिलिटी, ऐसी कोई लास्ट ईयर का एसेट और लाइबिलिटी रिमेनिंग है जिसका करंट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, वो सेम टू सेम करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। लास्ट ईयर का एसेट और लास्ट ईयर की लाइबिलिटी ऐसी कोई है जो उसका एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, तो विदाउट चेंज, नो चेंज, वो सेम टू सेम करंट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लोन 20,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना था 4,000, इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, देखो कितना आता है, सबको ऐड करके देखता हूँ मैं। देखो तो 23,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, सॉरी 1,500 प्लस 20,000, तो टोटल आ रहा 51,500। और इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना 8,500, तो आपका जो निकल के आ रहा है 51,500 माइनस 8,500, तो ये निकल के आ रहा है 43,000, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद 43 आ रहा है। और इसको भी मैं ऐड करता हूँ कितना 14,000 प्लस 22,500 प्लस 200 प्लस 2,300 प्लस 4,000, तो यहाँ भी आपका कितना निकल के आता है 43 ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस शीट मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहो तो आप इसको ऐसे शो कर दोगे, वो बेटर प्रेजेंटेशन शो होगा, ठीक है। कैसे शो करना है आपको, तो इसको थोड़ा सा मैं स्पेस की वजह से कैश को इधर लिख देता हूँ। कैश कितना है 4,000। और ये जो आपका डेफिसिट आया है, ये जो आपका डेफिसिट आया है, इसको यहाँ शो करने के बजाय आप यहाँ पे शो कर दो। डेफिसिट कितना है टोटल, तो ये आया 8,500 का। तो अभी भी आप ऐड करोगे तो आपका बैलेंस शीट इक्वल ही आएगा। टोटल ऐड करके आ रहा है 51,500 इधर भी आ रहा है
और इधर भी 51,500 आ रहा है। तो इस केस में मैंने इसको ऐड नहीं किया हुआ है। तो आई होप आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने शायद ही ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, बहुत मतलब ऐसा नहीं देखा होगा यार, लेकिन मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट। ये हमारा हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट, और ये हमारे हो गए एक सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट, और ये हो गया लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का वर्किंग नोट। तो आई होप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आ गया हो। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनपीओ का 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। या फिर अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अपना पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। दूसरी बात, बहुत जल्दी इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस स्टडीज़ की और इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, हमें सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, या सपोर्ट करो ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं और मैं भी आपको ऐसी हेल्प करता रहूं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।